नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। रिपब्लिक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर प्राइम टाइम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। महा सुपरफास्ट 200 की शुरुआत करें उससे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज रोज उठाते हैं, तो आज भी आप अपनी आवाज उठाइए, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर और फॉलो कीजिए रिपब्लिक भारत को। आज का सवाल क्या है जल्दी से देख लीजिए, जिस पर आपको अपनी राय या मत रखना है। सवाल है, उत्तर प्रदेश चुनावों में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में जो इसका रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं, खबरों की नजर डालते हैं महा सुपरफास्ट 200 की खबरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट। 85 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 15 महिलाओं के नाम पर भी लगी मुहर। कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह को बीजेपी ने रायबरेली से टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में अदिति रायबरेली से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती थी। कन्नौज से असीम अरुण को बीजेपी ने टिकट दिया है। हाल ही में पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं हाथरस के सादाबाद सीट से बीजेपी ने रामवीर उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है। मायावती के करीबी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज से मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में एसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। औरैया के बिधुना सीट से बीजेपी ने रिया शाक्य को उम्मीदवार बनाया। पिता मौजूदा विधायक हैं। हाल ही में बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए हैं। आमने सामने हो सकते हैं पिता बेटी। वहीं एसपी के बागी नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने हरदोई से टिकट दिया है। हाल ही में नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर पद से इस्तीफा दिया था। वहीं लखनऊ में चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की शिकायत की। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया। कहा सरकारी किताब बांटी जा रही है। चुनावों के लिए सीएम योगी ने बीजेपी के चुनावी गाने को लॉन्च किया है। गाने में बीजेपी का नया नारा, सोच ईमानदार काम असरदार, यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। लखनऊ से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा दंगाइयों को पहले सत्ता का संरक्षण मिलता था, हमने दंगाइयों के पोस्टर लगाए। यूपी में अपराधियों को योगी की क्योंकि सत्ता का संरक्षण माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्राप्त था। योगी की चेतावनी। कहा दंगाइयों पर कार्रवाई जारी रहेगी, हमने तुष्टीकरण नहीं किया। केवल हम लोगों ने अपराधियों के मन में एक भय पैदा किया, बल्कि इन अपराधियों के कृत्यों को भी प्रोसिक्यूशन को तेज कराते हुए उन्हें समय पे सजा दिलाने का कार्य भी किया है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। कहा पहले दंगाइयों का सम्मान होता था, अब दंगाई जान की भीख मांग रहे हैं। लेकिन आज दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रवाद को स्थापित किया गया है, हमारी सरकार ने सबका विकास किया है। इस उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण में, दंगा मुक्त वातावरण में, बेहतर निवेश की संभावनाओं के साथ रोजगार का सृजन करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी बीजेपी की एलईडी रथ। योगी सरकार के 5 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाने की तैयारी है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। आगरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कार्यकर्ताओं को बूथ पर काम करने के निर्देश दिए गए। कहा घर घर जाकर लोगों से करें मुलाकात। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा है।
समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, ट्वीट करके लिखा, एसपी का मूल चरित्र अलोकतांत्रिक, आपराधिक, एसपी दंगाई प्रेमी और तमंचावादी। यूपी के सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, ट्वीट करके कहा, दंगा मुक्त प्रदेश और सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। कल से मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रचार की करेंगे शुरुआत। कल कैराना में घर घर संपर्क अभियान में लेंगे हिस्सा। सीएम चेहरे के सवाल पर प्रियंका गांधी का बयान, कहा, क्या आपको कोई और चेहरा दिख रहा है? सब जगह मेरा ही चेहरा तो है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यूपी में प्रियंका गांधी पर बीजेपी हमलावर है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि परिवारवाद ने कांग्रेस को डुबोया है। प्रियंका के चेहरे बनने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। कांग्रेस का मतलब है एक परिवार का चेहरा, तो उसमें प्रश्न कहां से आता है? प्रश्न तो तब आएगा जब किसी परिवार के अलावा किसी का चेहरा आएगा, तब प्रश्न आता है। प्रियंका गांधी पर मोदी सरकार के मंत्री एसपी बघेल का जोरदार हमला, कहा, सीएम तो छोड़िए, कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकती है। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, सीएम तो दो दहाई अंकों में उनके विधायक भी नहीं जीत रहे। यूपी में सीएम चेहरे के लिए प्रियंका के सामने आने पर शाहनवाज हुसैन ने किया पलटवार, बोले, 3 राज्यों में कांग्रेस 0 पर आउट है, अब यूपी में भी यही होने वाला है। कांग्रेस पहला राज्य बनेगा, तीसरा राज्य हैट्रिक मारेगी कांग्रेस, जहां 0 पे आउट होगी। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पूछे सवाल, प्रियंका कैसे सीएम का फेस बनेंगी? वो चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, उनकी पार्टी इतनी सीट भी नहीं जीत पाएगी कि विधान परिषद का कोई ऑप्शन रहे। उनको पहले लोकतंत्र में समझ रखनी पड़ेगी ना कि मुख्यमंत्री होने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। विधान परिषद में संख्या नहीं है, विधानसभा लड़ना नहीं चाहती हैं या लड़ने से डर रही हैं। वो जानती हैं कि उनकी हार स्वाभाविक है। यूपी के युवाओं के लिए भर्ती विधान के नाम से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 20 लाख सरकारी नौकरियों समेत 8 बड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी के युवा रोजगार के लिए परेशान है, परीक्षा घोटाले की समस्या को दूर करेंगे। जिन नौजवानों से बात की है उनकी पीड़ा बाहर आई है, दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में वादों की भरमार, शिक्षकों को 1,50,000 खाली पद, 1 लाख पुलिस पोस्ट और उच्च शिक्षा में 8,000 खाली पद भरे जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है। बीजेपी का विजन पूरे देश का विजन नहीं है। यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और सांसद संघमित्रा का बीजेपी छोड़ने से इंकार, कहा, मैं बीजेपी नहीं छोड़ रही हूं, अपर्णा यादव का बीजेपी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और कार्यकर्ता की तरह से कार्य करती हैं और आगे भी वो शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में कार्य करती रहेंगी। अखिलेश यादव के करहल सीट से लड़ने पर बोले ब्रजेश पाठक, सपा के 400 सीट जीतने का दावा खोखला है, इसलिए अखिलेश सेफ सीट पर गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये महसूस हुआ कि प्रदेश में 400 सीट का दावा खुद उन्होंने जो दिया था वो खोखला साबित हुआ, कि उन्होंने सबसे सेफ सीट अपने पिताजी के अधीन जो विधानसभा क्षेत्र आता वहां चुना है। तौकीर रजा के बयान से प्रियंका गांधी ने झाड़ा पल्ला, कहा, तौकीर कांग्रेस में नहीं है, उनके बयान की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं, अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची, लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम है। लिस्ट में पेशे से डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा समाज सेवी और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन, यूपी की 58 सीटों पर 10 फरवरी को पड़ेंगे वोट। दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन भी जारी। यूपी के बदायूं में कलेक्ट्रेट में शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया का डीएम एसएसपी ने लिया जायजा, अधिकारी और कर्मचारी को दिए दिशा निर्देश।
यूपी के शामली में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा ने नामांकन किया। एसपी और बीएसपी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी का गठबंधन फेल है, बीएसपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। तो उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में जो संरक्षण दिया गया था, आज फिर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है, तो वो कार्रवाई चलती रहेगी। यूपी के मथुरा में बीजेपी विधायक का विरोध, ग्रामीणों ने पूरन प्रकाश पर विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाया है। बलदेव विधानसभा में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। मथुरा की मांट विधानसभा सीट पर घमासान, आरएलडी प्रत्याशी योगेश नोहवार ने नामांकन वापस लेने से किया इंकार, सपा प्रत्याशी ने भी किया है नामांकन। वहीं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि जयंत चौधरी के प्रत्याशी योगेश नौहवार ने नामांकन वापस लेने से इंकार किया, कहा किसी भी कीमत पर नामांकन वापस नहीं लूंगा, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। कांग्रेस ने अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से प्रियंका जायसवाल को बनाया प्रत्याशी, प्रियंका को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यूपी के बुलंदशहर में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेता हरिओम दुबे ने जलाए कांग्रेस के बैनर पोस्टर, प्रियंका गांधी मुर्दाबाद के नारे। आगरा के खैरागढ़ से टिकट नहीं मिलने से बीजेपी नेता दुखी हैं, फूट फूट कर रोए दिगंबर सिंह ढाकरे, बोले जनता के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। सहारनपुर के गंगोह सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, प्रदीप चौधरी ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पीस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की, पहली लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। यूपी में पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने दिल्ली से लखनऊ लौटकर ससुर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया, मुलायम के पैर छूते हुए तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद देकर अपने संस्कार का परिचय दिया है, यह आशीर्वाद पूरी बीजेपी के लिए है। उस बहू ने जाकर के अपने ससुर से, अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने का काम किया है। इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपर्णा जी को करना चाहिए था, वो उन्होंने किया है। अपर्णा यादव को मुलायम सिंह के आशीर्वाद पर बोले तरुण चुग, अपर्णा को मुलायम का आशीर्वाद मतलब यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत। बता रहा है कि देश के करोड़ों लोग नरेंद्र मोदी से प्यार करते। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, लिस्ट में 12 किसानों समेत 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा पंजाब के विकास में बाधा है कांग्रेस की सरकार। ये तो कहां से आए, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, उनको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने के बजाय वो कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। बेईमान आदमी कहने पर केजरीवाल पर भड़के पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कहा पार्टी इजाजत देगी तो केजरीवाल के खिलाफ करूंगा मानहानि का केस। अपनी पार्टी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार को लेकर विवाद, प्रचार में लड़कियों को शामिल करने पर लोगों ने जताई नाराजगी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। बीजेपी से बर्खास्त हरक सिंह रावत कांग्रेस में हुए शामिल, कांग्रेस नेता हरीश सिंह रावत की मौजूदगी में दिलाई गई सदस्यता। हरक सिंह की बहू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस में शामिल हुई। कांग्रेस में शामिल होते ही हरक सिंह रावत का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा उत्तराखंड में बीजेपी का सफाया तय है, देवभूमि में कांग्रेस की बनेगी सरकार। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ एक ही शर्त है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने। देहरादून में हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर जश्न, कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं ने कहा सुबह का भूला शाम को घर लौटाया। उत्तराखंड बीजेपी को एक और झटका, ओम गोपाल रावत कांग्रेस में होंगे शामिल, दिल्ली में हरीश रावत से की मुलाकात। उत्तराखंड की नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज ओम गोपाल रावत, फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस में जाने का किया ऐलान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी, अल्मोड़ा में सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में कूदे सीएम पुष्कर सिंह धामी, अल्मोड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, बीजेपी की जीत का दावा किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया, अटल जी ने बनाया था, आज मोदी जी उसको संवारने का काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भरी हुंकार, बहुमत के साथ सरकार बनाने का किया दावा। कहा 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाएंगे। जो हमारी पार्टी ने इस बार 60 पार। गोवा बीजेपी में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे ने खोला मोर्चा, पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उत्पल पर्रिकर। आपको बता दें कि गोवा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आप के सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर ने डोर टू डोर प्रचार किया है। गोवा के पणजी से बीजेपी उम्मीदवार और विधायक एंटोनासियो मोन्सेरेटा ने महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की है। जीत का लिया आशीर्वाद। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। गोवा कांग्रेस कमेटी सचिव महादेव देसाई अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में हुए शामिल। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नामांकन के पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशी मयूख सिंह मेहर ने पर्चा दाखिल किया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का किया गया पालन। गोवा में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद गौडे ने प्रियोल सीट से दाखिल किया नामांकन। गोवा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने वाले पहले उम्मीदवार हैं गोविंद गौडे। दिल्ली के इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के इंडिया गेट पर अब नहीं दिखेगी अमर जवान ज्योति। वॉर मेमोरियल की लॉ में विलय हुआ है। शहीदों की याद में इंडिया गेट पर पिछले 50 सालों से जल रही थी अमर जवान ज्योति। सेना के अधिकारियों और जवानों ने पहले अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की ओर ले जाया गया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों की याद में जलाई गई थी अमर जवान ज्योति। युद्ध में भारतीय सेना के 3,843 जवान शहीद हुए थे। इंडिया गेट पर 50 सालों से लगातार जल रही थी अमर जवान ज्योति। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2019 को किया था। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल शिफ्ट करने पर विपक्ष का सवाल। राहुल गांधी का ट्वीट, मशाल को बुझाना बेहद दुखद। अमर जवान ज्योति को लेकर राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि मैं राहुल को गंभीरता से नहीं लेता, ये खुद अपने आप में कंट्रोवर्सी है। मैंने बहुत समय पहले राहुल गांधी जी के कमेंट्स को सीरियसली लेना बंद कर दिया, बहुत देर पहले। अमर जवान ज्योति को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, वॉर मेमोरियल पर जलती रहेगी अमर जवान ज्योति। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने राष्ट्रीय त्रासदी करार दिया। ऐसे कहा, लोगों की आत्मा में बसी है अमर जवान ज्योति, इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है। और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है। ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्र सरकार का पलटवार। कहा, जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया, वो कर रहे हैं हंगामा। भ्रम फैलाना बंद करे कांग्रेस। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाया। कहा, मोदी सोचते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष समय की बर्बादी था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अमर जवान ज्योति को बताया हेरिटेज। कहा, देश का इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। हमारे जो जवान एक हेरिटेज है, उसे ना हटाए, नए और कई मेमोरियल उन्हें बनाना है बनाए, लेकिन इतिहास मिटाने का खेल जो शुरू है वो ठीक नहीं। अमर ज्योति जवान पर सियासी आग। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल का पलटवार। कहा, बीजेपी से ज्यादा राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम और त्याग कोई नहीं जानता है। त्याग, बलिदान, प्रेम, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद कोई भी नहीं जानता। अमर जवान ज्योति के विलय को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कांग्रेस पर हमला। कहा, गांधी खानदान के लिए ही समाधियां बनी, युद्ध स्मारक पर ज्योति का उच्च स्थान।
कल देश भर के जिला अधिकारियों से वर्चुअल संवाद करेंगे पीएम मोदी। विकास योजनाओं की जानकारी लेंगे। कल सुबह 11 बजे कार्यक्रम। गुजरात के सोमनाथ के श्रद्धालुओं को भव्य सर्किट हाउस की सौगात। पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। 30 करोड़ की लागत से समंदर किनारे बना है सर्किट हाउस। पीएम मोदी ने कहा, नए भवन में सोमनाथ मंदिर आने वालों को दिखेगा समंदर का नजारा। सोमनाथ का शिखर भी आएगा नजर। वन को इस तरह बनाया गया है, यहाँ रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समंदर दर्शन होते रहे। पीएम मोदी बोले, पिछले 7 सालों में पर्यटन सेक्टर में लगातार काम हुआ। सरकारी मुहिम अब जन भागीदारी का अभियान बना। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ। अब देश की धरोहर बन रहे हैं पर्यटन स्थल। हमारी ही सरकार दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण भी करवा चुकी है। देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है। मणिपुर की स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। मौजूदा समय को मणिपुर के विकास का अमृतकाल बताया। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर शांति बंद से मुक्ति डिजर्व करता है। 50 साल में राज्य ने देखे हैं कई तरीके के उतार चढ़ाव। सभी मणिपुर वासियों ने एकजुटता के साथ जिया है, हर परिस्थिति का सामना किया है। पीएम ने कहा, 50 साल बाद रेल का इंजन मणिपुर पहुंचा। यही डबल इंजन की सरकार का कमाल है। 50 साल का इंतजार करना पड़ा और जब ये सपना साकार हुआ देखते हैं तो हर मणिपुर वासी कहता है कि डबल इंजन की सरकार का कमाल है। जेपी नड्डा ने मणिपुर के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी। कहा, डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। त्रिपुरा के 50वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा, आज के दिन हम सरदार पटेल को भी याद कर रहे हैं। सरदार पटेल ने त्रिपुरा को बचाने का काम किया। सरदार पटेल के साथ बात कर मदद मांगी थी और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आसाम से वायुसेना भेजकर त्रिपुरा को बचाने का काम किया था। शाह ने कहा, त्रिपुरा में अंग्रेजों मुगलों की गुलामी झेली, लेकिन अब त्रिपुरा विकास की ओर बढ़ रहा है। त्रिपुरा के भविष्य का खाका तैयार। हर क्षेत्र में राजा साहब ने त्रिपुरा के विकास की नींव डाली। दुनिया में फिर बजा पीएम मोदी का डंगा। रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे रिपोर्ट में पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। सर्वे में पीएम मोदी को मिली 71% अप्रूवल रेटिंग। लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति 13वें स्थान पर, मैक्सिको के राष्ट्रपति दूसरे पायदान पर पहुंचे। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार पर एक्शन। 35 यूट्यूब चैनल बंद करने के आदेश। भारत के खिलाफ फर्जी अफवाह फैलाने वाले पाकिस्तान के चैनलों पर एक्शन लिया गया। गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश नाकाम। पंजाब के गुरदासपुर में ग्रेनेड लॉन्चर और 3.79 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। आज एजेंसियां चौकन्ना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास सेना और पुलिस ने बरामद की 150 करोड़ रुपए के हेरोइन। नशीले पदार्थों की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। कुलगाम में एक आतंकियों के पनाहगार को गिरफ्तार किया गया। आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता था। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद की बड़ी मुश्किलें। अंबाना का केस चलाने की अटॉर्नी जनरल ने मंजूरी दी। हरिद्वार धर्म संसद में स्वामी यति नरसिंहानंद ने दिया था विवादित बयान। कंगना रनौत की ट्वीट पर सेंसर की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में निपटारा किया। कोर्ट ने कहा, कंगना के ट्वीट्स को लेकर जो आपत्तियां दर्ज की गईं, उससे निपटने के लिए कानून से पहले प्रावधान है। आर्टिकल 32 के तहत में कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया। शख्स की पहचान नोएडा के राजभर गुप्ता के तौर पर की गई। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। 3 दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 20 लाख के पार। संक्रमण दर 18%। ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। कोरोना के नए वेरिएंट्स के अब तक 9,692 मामले आए। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना के नए मरीजों में गिरावट। 24 घंटे में 10,756 नए मामले।
उत्तराखंड में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में 4,664 नए मामले सामने आए। मुंबई में 24 घंटे में 18 पुलिस कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना से 127 पुलिस कर्मचारियों की मौत। कोरोना को लेकर मिजोरम से आई अच्छी खबर, कल कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। यूपी के मथुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद मरीजों को घर पर दवाई दी जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, कहा कोरोना का पीक गुजर चुका है। कोरोना का जो बहुत बड़ा खतरा था वो कम हो गया है और केसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं। जो टेस्ट हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट हैं और दूसरे टेस्ट हैं, उनके रेट को कम किया गया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा, दुकानें भी ऑड-इवन नियम के साथ में खुलेंगी। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को नामंजूर किया। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार अलर्ट पर है। 23 जनवरी को पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। बच्चों के मास्क को लेकर नई गाइडलाइन, 5 साल या उससे कम के बच्चों को मास्क जरूरी नहीं, 6 से 11 साल तक के बच्चों को मास्क पहनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस कर्मचारियों को दी जा रही कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर पुलिस कर्मचारियों को डोज। दुनिया भर में कोरोना ने मचाया कोहराम, 24 घंटे में 31,85,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। अमेरिका में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार, बीते एक दिन में 4.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इटली में कोरोना ने फिर से पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 1,88,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। स्पेन में कोरोना की चाल में तेजी, 24 घंटे में 1,57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। नेपाल में कोरोना ओमाइक्रोन का तांडव, तीसरी लहर में बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हुए। मध्य प्रदेश के देवास में विकास की बयार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल का भूमि पूजन किया, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खत्म किया धरना, मुख्यमंत्री शिवराज से मिलने का समय मिला, किसानों के मुद्दे पर करना चाहते हैं बात। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर घमासान, सीएम शिवराज से मिले कमलनाथ, कहा किसानों के साथ में है कांग्रेस, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना, सीएम गहलोत पर साधा निशाना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। चेन्नई में सीएम एम.के. स्टालिन ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाली तस्वीर आई सामने, वैशाली में पति की मौत के बाद नहीं बोले एम्बुलेंस, घंटों इंतजार करता रहा गोद में शव को लेकर पति। बहराइच के एसपी ने आधी रात को पुलिस चौकियों पर औचक निरीक्षण किया, विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की मुस्तैदी को परखा गया। अबू धाबी में तेल टैंकर्स पर हुए ड्रोन हमले में मारे गए भारतीयों के शव पहुंचे अमृतसर एयरपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में फर्जी डॉक्टरों और नर्सिंग होम्स के खिलाफ में अर्जी, जिला परिषद सदस्य ने आला अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। हिंदूवादी नेता कालीचरण महाराज को अब महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल से ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना मिलने से हड़कंप, ट्रेन में गैस सिलेंडर लेकर यात्री कर रहा था यात्रा। यूपी के जौनपुर के रोहन यादव जावलिन थ्रो में देश का नाम करना चाहते हैं, रोशन गांव में ही रहकर करते हैं प्रैक्टिस। ओडिशा के संबलपुर में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी, बीती रात पैलेट प्लांट का सिल्टिंग ढहने से गांव में मड स्लाइड घुस गया। जम्मू कश्मीर की वादियों में आसमान में बरस रही है सफेद आफत, अनंतनाग में पहाड़ों से लेकर घरों तक में जमी बारिश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी और ठंड से हाल बेहाल है, तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पर्यटन कारोबार ने पकड़ी तेजी, कोरोना के बावजूद शिमला और कुफरी में पर्यटकों का जमावड़ा। शिमला में बर्फबारी के बीच में घुड़सवारी का लुत्फ उठाते पर्यटक, बर्फबारी के बीच में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। सर्दी से कांपा उत्तर भारत, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे और ठंड की दोहरी मार, दिल्ली हरियाणा समेत कई राज्यों में बरसात की संभावना। घने कोहरे का ट्रेनों पर असर, दिल्ली आने वाली 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। यूपी के कानपुर में कोहरे के साथ में शीतलहर का प्रकोप, सड़कों पर चलना हुआ दूभर। यूपी के मुरादाबाद में भी कोहरे का असर, सुबह के वक्त में गाड़ी चलाने वालों को हो रही है दिक्कत। यूपी के अंबेडकर नगर में घने कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, कोहरे से कम हुई वाहनों की रफ्तार। पंजाब के लुधियाना में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, दिन में लाइट जलाकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हुए लोग। हरियाणा के अंबाला में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिहार के पटना में छाई घने कोहरे की चादर, सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है भारी असर। राजस्थान के अरावली में छाया घना कोहरा, कोहरे से किसान परेशान, चना, जीरा, कपास और सौंफ की फसलों को नुकसान। गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज माघ मेला में मची त्राही, कल्पवासियों के लिए बना मुसीबत, दर्जनों शिविरों में पानी भरा।
चेन्नई में कानून के छात्र के साथ बदसलूकी मामले में कार्रवाई, 9 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ में गंभीर धाराओं में केस दर्ज। मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के चैम्बर में मिलने से सनसनी, लोगों में दहशत का माहौल, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्कूल की निर्माणाधीन छत गिरी, हादसे में 15 मजदूरोों को चोट आई है, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लपटों का तांडव, काली घाटी इलाके में घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। यूपी में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, आम के बगीचे में चल रही थी हथियारों की अवैध फैक्ट्री। यूपी के मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बादा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद किया 8 लाख रुपए, 2 लोगों के पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और चाकू भी मिला है। यूपी के मुरादाबाद में चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग का अभियान, अवैध शराब की भट्टी को तोड़ा गया, कच्ची शराब नष्ट कर दी गई। बिहार के दरभंगा में पानी भरे गड्ढे से मिले 2 नाबालिग लड़कियों के शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गोरखपुर की कचहरी में फरियादी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, एक हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारत म्यांमार सीमा के पास में असम राइफल्स ने नाकाम की बड़ी साजिश, चेकिंग के दौरान ट्रक से 2500 किलो विस्फोटक बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। गोवा और मुंबई की एनसीबी कार्रवाई में गोवा के अरपोरा से 2 महिला ड्रग पेडलर गिरफ्तार, आरोपियों से प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक हादसे में एक शख्स की मौत, घने कोहरे की वजह से चलते ट्रक में घुस गई गाड़ी। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर, कोहरे की वजह से यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी, कई लोग जख्मी हुए। आजमगढ़ के सराफा कारोबारी को घायल करके लूट के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने छीने एक जेवर के साथ तमंचा और बाइक भी बरामद की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च की निंदा की है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि संसद में कोरोना टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के लिए मतदान किया गया। फरवरी से सभी वयस्कों को टीकाकरण करवाना होगा ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित विपक्षी लड़ाकों ने किया रॉकेट हमला, हमले में 6 नागरिकों की मौत हुई। घाना में विस्फोटकों से लदे ट्रक ने बाइक की टक्कर के बाद विस्फोट, हादसे में 17 की मौत, करीब 60 से ज्यादा जख्मी, विस्फोटक में करीब 500 इमारतों को नुकसान। तो शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है या नहीं। आपने अपने विचार को आप पर रखे हैं और आपके मुताबिक 98% लोगों का कहना है कि हाँ ये एक बड़ा मुद्दा होगा और 2% लोगों का कहना है ना। तो फिलहाल के लिए महा सुपरफास्ट 200 में बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।